separatist activist Sonam Wangchuk. At the center of these protests is Sonam Wangchuk. लद्दाख हिंसा मामले में आखिरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk has been arrested. जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। दोस्तों सोचिए, वो लद्दाख जहां पहाड़ों की चोटियों पर सिर्फ शांति की गूंज सुनाई देती थी, जहां लोग अपने छोटे से घरों और मठों में चैन की जिंदगी गुजारते थे, आज वही लद्दाख आग में क्यों जल रहा है? क्या वजह है कि एक शांत इलाका जो हमेशा मुस्कुराते चेहरों और महफूज समाज के लिए जाना जाता था, आज सड़कों पर गुस्से से खड़ा है? ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये कहानी है स्टेटहुड, जॉब्स और पहचान की लड़ाई की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लद्दाख की असली सच्चाई तक, बिना किसी फिल्टर के। दोस्तों लद्दाख हिमालय और काराकोरम के बीच बसा एक कोल्ड डेजर्ट जहां सदियों से शांति रही है। यहाँ का कल्चर इतना शांत था कि वायलेंट क्राइम के केस सुनना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर 2019 का वो फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्टिकल 370 जिसने 1947 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिया था। इस आर्टिकल की वजह से वहाँ के लोग अपने कानून बना सकते थे, जमीन और नौकरियों पर उनका हक सुरक्षित था। मगर अगस्त 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। JNK को मिला विधानसभा जहां वो अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन लद्दाख को नहीं। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां लद्दाख के लोगों के सामने 3 बड़े झटके खड़े हो गए। पहला, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नुकसान। अब वो अपना CM नहीं चुन सकते थे, दिल्ली से सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है। दूसरा, लैंड और जॉब प्रोटेक्शन का अंत। पहले बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, नौकरियां लोकल्स को ही मिलती थी, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तीसरा, कल्चरल डर। यहाँ की ST मेजॉरिटी को लगने लगा कि कहीं डेमोग्राफिक चेंज उनकी पहचान को मिटा न दे। लोगों को ये भी महसूस हुआ कि उनके साथ कंसल्टेशन तक नहीं हुई, और यही 3 वजहों से शुरू हुआ प्रोटेस्ट का सफर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 2019 से 5 साल तक लद्दाख के लोग गुस्से में जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक भी वायलेंट कदम नहीं उठाया। रैलियां हुई, हंगर स्ट्राइक्स हुई, पेटिशंस लिखी गई, और इस पूरे मूवमेंट का चेहरा बने सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही इंजीनियर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर जिन्हें आप आमिर खान के फिल्म 3 इडियट्स में देखे थे। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था, और असल जिंदगी में भी सोनम वांगचुक ने यूथ को समझाया, पर्यावरण का मुद्दा उठाया और लोगों को इंस्पायर किया। और सोचिए 5 साल तक ये पूरा आंदोलन पीसफुल रहा। यानी एक बात साफ है, लद्दाख के लोग कितने शांत और शांति प्रिय हैं। लेकिन सरकार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल अंबानी अदानी की शादी में जाना है, फोटो खिंचवाना है और अंधभक्तों को भगवा रंग के आईफोन से खुश होना है। देश से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। साल था 2022-23। लद्दाख का यूथ जो अब तक धैर्य से इंतजार कर रहा था, अचानक नंबर्स में एक शॉकिंग रियलिटी देखता है। ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर पहुंच गई 26.5% पर, यानी नेशनल एवरेज का डबल। सोचिए, जहां पूरी पॉपुलेशन बस 3 लाख है, वहां 50,000 एप्लीकेंट्स सिर्फ 534 सरकारी नौकरियों के लिए लाइन में खड़े हो गए। होता ये है, जब एजुकेटेड यूथ के पास डिग्री होती है, सपने होते हैं, लेकिन मौके नहीं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और धीरे धीरे भरोसे का टूटना। सरकार बातचीत टालती रही, हंगर स्ट्राइक्स पर बैठे लोग बीमार पड़ते गए। युवा विंग ने शटडाउन का ऐलान कर दिया, और फिर आया 24 सितंबर 2025, वो दिन जिसने लद्दाख की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। लोगों को लगा कि शांति से कुछ नहीं होगा, और यहीं पर एंट्री हुई जेनजी की। वही जेनजी जिसने अभी कुछ समय पहले नेपाल की सरकार तक हिला दी थी, और नेताओं को भागने पर
मजबूर कर दिया था। यही सब देखकर लद्दाख के जेनजी ने तय किया कि अब प्रोटेस्ट का तरीका बदलना चाहिए और फिर जेनजी ने बीजेपी ऑफिस जला दिया, सीईओ ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को राख कर दी। एक शांतिपूर्ण आंदोलन पहली बार हिंसा में बदल गया। सरकार की प्रतिक्रिया सीधा गोलीबारी, लाइव बुलेट्स चलाई गई। उस दिन 4 लोग मारे गए, 50 आम नागरिक घायल हुए, 30 पुलिस अफसर भी जख्मी पड़े थे। यह वो पल था जहां से लद्दाख का मूवमेंट एक डेंजरस मोड़ पर पहुंच गया। इसी बीच वही सोनम वांगचुक जो पिछले 5 सालों से लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे, जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने तुरंत अपील की कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, शांति बनाए रखो। लेकिन जेनजी की सोच अलग थी। उनके लिए ओल्ड जनरेशन की शांति वाली अप्रोच अब बेअसर लग रही थी। सरकार ने हालात को और भड़काने वाला कदम उठाया। वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। SECMOL का फॉरेन फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया और सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया कि वो अरब स्प्रिंग और नेपाल स्टाइल प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं। बस यहीं से सरकार और यूथ के बीच का ट्रस्ट और कम्युनिकेशन पूरी तरह ढह गया और हालात बेकाबू हो गए। अब जरा ये सोचिए, लद्दाख के 90% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग थी 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल एरियाज को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिले हैं, वैसा ही लद्दाख को भी मिले, ताकि उनके पास अपनी ज़मीन, अपने जंगल, पानी, नौकरियों और कल्चर पर पूरा हक हो। लेकिन सरकार लगातार इसे टालती रही और यही डिले गुस्से की सबसे बड़ी वजह बना। और ये भी याद रखिए, ये आंदोलन सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था। लद्दाख के दिमाग में एक और चिंता गहरी होती जा रही थी, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, ओवर टूरिज्म से लोकल रिसोर्सेस दबाव में थे। लोग सेफ गार्ड चाहते थे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां सरवाइव कर सके, लेकिन सरकार ने इस डिमांड को भी इग्नोर कर दिया। दोस्तों, एक सच है जिसे हम सबको समझना होगा, जब शांति खत्म होती है तो कन्वर्जेशन भी खत्म हो जाता है, और यही हुआ है लद्दाख में। लोगों और सरकार के बीच की शांति खत्म और साथ ही खत्म हो गया भरोसा। हर साल 7 लाख टूरिस्ट आते हैं लद्दाख, लेकिन यही टूरिज्म इस फ्रेजिल इकोसिस्टम को धीरे धीरे मार रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रिसोर्सेस दबाव में हैं और हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन असली खतरा यही खत्म नहीं होता। याद रखिए, लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर पॉइंट है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की नज़रें टिकी रहती हैं। अगर यहाँ अनरेस्ट हुआ तो सोची सेना को ट्रूप्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेंगे, और जब अनएम्प्लॉयड यूथ का गुस्सा रेडिकलाइजेशन में बदलेगा तो नतीजा होगा एक परमानेंट सोशल और इकोनॉमिक डैमेज। दुनिया भी इस आग को चुपचाप देख रही है। पाकिस्तान इसे डिस्टर्बिंग कह रहा है, चीन हालात पर नज़र गड़ाए हुए है। यानी ये अब सिर्फ लद्दाख बनाम सरकार की लड़ाई नहीं रही, ये भारत की इज्जत और सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। अब बड़ा सवाल, कौन सही है कौन गलत? प्रोटेस्टर कहते हैं कि हमारे राइट्स छीने गए, ऑटोनॉमी खत्म हुई, कल्चर पर खतरा है। सरकार कहती है हमने सेंट्रल फंड्स और डेवलपमेंट भेजा है, लेकिन हिंसा से इमेज और ग्रोथ दोनों खराब हो रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं, लेकिन सच यही है कि वायलेंस कभी सलूशन नहीं होता। फिर भी क्या जेनजी के पास कोई और ऑप्शन बचा था? सालों तक डिमांड को इग्नोर करना, हंगर स्ट्राइक्स पर बैठे लोगों की हालात बिगड़ना, हर बार टॉक्स का डिले होना, क्या ये सब मिलकर उन्हें इस हिंसक रास्ते पर धकेल नहीं रहा था? जेनजी ने आग लगाई और उसी पल पूरा देश उनकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। सरकार का अटेंशन, मीडिया का स्पॉटलाइट, सब अब लद्दाख पर है, और यही उनकी स्ट्रेटजी भी थी। शांत प्रोटेस्ट को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वायलेंट प्रोटेस्ट उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस आग की लपटें सिर्फ लद्दाख तक सीमित रहेंगी या फिर देश के दूसरे कोनों में भी धधकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं
तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।